हेलो गाइस, सो दिस इज़ अवर चैनल NCERT बडी। इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलता है बहुत कुछ। इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा फुल NCERT रिवीजन, फुल NCERT एक्सप्लेनेशन और तो और वो भी लाइन बाय लाइन। And also guys, you will got lot of strategies and plans that how to crack your exams and competitive exams and so much many more. So stay tuned guys here, and don't forget to subscribe our channel and don't forget to press that bell icon also. Keep hitting like friends and share it as more possible. So let us start guys. सो हे गाइस, आज का हमारा टॉपिक है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम पे और हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि मैंने बोहर्स मॉडल ऑफ एटम को पिछले वीडियो में काफ़ी डिस्क्राइब कर चुका हूं, उसके 3 पोस्टुलेट भी बता चुका हूं और उसके पहले मैंने एटॉमिक स्पेक्ट्रा और स्पेक्ट्रल सीरीज़ को भी कवर किया है। फ्रेंड्स, अगर नहीं देखें तो वो ज़रूर देखिए क्योंकि उसको बाद ही समझ में आने वाला है और उसका लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूँ। वहाँ पे आपको मिलेंगे 7 से 10 मिनट के वीडियो, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें तीनों टॉपिक अलग अलग समझा रखे हैं। तो चलिए फिर फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फॉर अ हाइड्रोजन एटम गिवन द इक्वेशन टू डिटरमाइन द रेडियस द एनर्जी ऑफ डिफरेंट एनर्जी स्टेट। यार देखो, बाल्मर जो थे हमारे, उन्होंने एक इक्वेशन दे के तो गए थे कि जिससे हम हाइड्रोजन एटम की डिफरेंट एनर्जी स्टेट की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते थे। बट देन दिस इक्वेशन रिक्वायर्स द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। पर हमारे पास कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं था जिससे कि हम रेडियस निकाल सकें। किसी भी हाइड्रोजन ऑर्बिटल की रेडियस निकालने का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं था। तो टू कैलकुलेट आर, बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट अबाउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स क्वांटाइजेशन कंडीशन इज यूज्ड। तो यार इस दिक्कत को भी दूर किया है हमारी बोहर्स की सेकंड पोस्टुलेट ने। उनकी सेकंड पोस्टुलेट को यूज़ करके हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की, किसी भी ऑर्बिटल की रेडियस निकाल सकते हैं। इतना ही नहीं, अब रेडियस की मदद से हम वेलोसिटी और एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं उस स्टेट में क्या रही होगी। तो यार आगे बढ़ते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन द कंटाइजेशन कंडीशन इज यूज्ड। द एंगुलर मोमेंटम, देखो यार बोहर ने जो दिया था एंगुलर मोमेंटम, जो हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं यार, वो तो ये होता है एंगुलर मोमेंटम L = mv/r होता है। पर अकॉर्डिंग टू बोहर सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन, उनके हिसाब से ये रहता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं कि जो उनके हिसाब से एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH/2π रहता है। यहाँ पे यार पाई गायब है, तो यहाँ पे मैं तुम लोगों को पाई बना दूँ, यहाँ पे पाई भी होगा, ठीक है। वेयर n इज़ एन इंटीजर, ये तो हमें पता ही, n वहाँ पे n इंटीजर है, इंटीग्रल वैल्यू है। रेडियस इज़ द रेडियस ऑफ nth पॉसिबल ऑर्बिट, जो कि nth पॉसिबल ऑर्बिट की रेडियस निकालने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उस ऑर्बिटल का नंबर है वे। और v जो है यहाँ पे Vn उसकी स्पीड है। तो देखो, इसको NCERT में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से दिया हुआ है, मैंने इसे और भी सरल तरीके से तुम लोगों के लिए एक सेपरेट कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, उसमें मैं तुम लोग को समझा देता हूँ यार। इससे आगे बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ किसी भी ऑर्बिट की रेडियस निकालने के लिए देखो, मैंने ये काफ़ी आसान तरीके से बना रखा है कि हम जानते हैं यार फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से जो एंगुलर मोमेंटम होता है L, वो होता है mv/r, ठीक है। वेयर r इज़ अ ऑर्बिटल रेडियस, जिस ऑर्बिट की हम रेडियस निकाल जाते हैं वो वहाँ पे r वो डिनोट कर रहा है, वह यहाँ पे r ऑर्बिटल रेडियस डिनोट कर रहा है, और m तो हमें पता ही है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे, और v उसकी स्पीड है। ओके, चलो अब अकॉर्डिंग टू बोहर सेकंड पोस्टुलेट, बोहर ने जो हमें सेकंड पोस्टुलेट दिया उसके अनुसार एंगुलर मोमेंटम NH/2π की इक्वल होगा। यहाँ पे n कोई इंटीग्रल वैल्यू है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम एक दूसरे से देखो यार, इसको भी देखो, तुम लोग के लिए बॉक्स में कर देता हूँ। अगर इन दोनों ही इक्वेशन को मैं इक्वेट करा दूँ यहाँ पे, देखो जैसे मैंने किया हुआ है, तो कुछ ऐसा होगा यार। अगर इन दोनों को ही मैं इक्वेट कराऊंगा तो यहाँ पे ये कंडीशन आएगी, mv/r = NH/2π हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट L = NH/2π और क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से L = mv/r। तो ठीक है यार, फिर इन दोनों को इक्वेट कराने के बाद मुझे मिलता है ये एक्सप्रेशन। ये देखो, यहाँ पे r = NH/2π, यहाँ पे /mva। अब
सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो यार, इसके बाद मैंने एक नया कॉन्सेप्ट यूज़ किया जो कि एनसीईआरटी में इस समय नहीं किया गया यूज़। यार देखो, इसके लिए मैं सबसे पहले तो नीचे ले जाता हूँ, समझा देता हूँ। यार कोई भी अगर बॉडी है, जैसा कि हमें पता है कि कोई बॉडी है वो अगर सर्कुलर मोशन कर रही है, अगर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है कोई भी बॉडी, तो उस पर यार कॉन्टीन्यूसली सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो कि इनवर्ड की तरफ एक्शन करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब अगर हम यहाँ पे बात करें एटम की यार, तो एटम पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन अगर मूवमेंट कर रहे हैं सर्कुलर, तो उन पर न्यूक्लियस द्वारा कोई ना कोई फोर्स लगाया जा रहा होगा उसी, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स अकेला होता नहीं है, वो उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये किस वजह से लग रहा होगा। तो समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो प्रोटॉन होंगे, यहाँ न्यूक्लियस में जो होंगे प्रोटॉन, वो होंगे पॉजिटिवली चार्ज। ओके, ठीक है, चलो, प्रोटॉन हो गए पॉजिटिवली चार्ज, और जैसा कि हमें पता ही है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिवली चार्ज। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे यार जो फोर्स होगा ना, यहाँ पे कूलम फोर्स ही लग रहा होगा। देखो यार, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन का एक कूलम फोर्स लग रहा होगा, और वही रिस्पॉन्सिबल होगा हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, ठीक है। तो चलो आगे फिर ले चलता तुम लोग को ऊपर ही। तो कहाँ पे थे हम लोग? हमने एक और लिया था, हाँ देखो। तो भाई जी मैंने यार यहाँ पे लिखी हुई है कि देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स को मैंने इक्वेट करा दिया है कूलम फोर्स से, और उसके बाद यहाँ पे भाई देखो, अब मैंने कूलम फोर्स, अब यहाँ पे यार सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है किसी भी ऑर्बिटल के लिए mv²/r, पता ही है। और कूलम फोर्स होता है 1/4πε0 r², जिस रेडियस के लिए, और इंटू चार्ज का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है यार। ज़्यादा नहीं, तुम लोग के नोट्स ख़राब हो जाएगा, तो इतना ठीक है यार। उसके बाद मैं इसको और नीचे लाता हूँ। अब क्योंकि हमें पता है, हमें यार ये बात पता है, यहाँ थोड़ा सा कोई यार कट गया है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन के हिसाब से, इक्वेशन 3 है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन दिस, हमें ये बात पहले से ही पता है कि सेंट्रीपिटल, हाँ देखो यार, इससे हमें ये इक्वेशन, देखो एक सेकेंड, यार देखो, इन दोनों को इक्वेट कराने के बाद हमको ये इक्वेशन मिल जाती है। आर की वैल्यू हो जाती है E² इज इक्वल टू E²/4πε0 mv²। और इक्वेशन 4 का यूज़ करने से, और ये जो मैंने इक्वेशन तुम्हें 3 बताई थी इसके पहले, थोड़ी देर पहले, वो इक्वेट करा के दोनों इक्वेशन को, यहाँ पे ये कहाँ गई, ये देखो इक्वेशन 3, ये देखो यार, यहाँ आर की वैल्यू ये आई थी, ये इक्वेशन 3 है यार, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करने के बाद हमको इक्वेट कर, यहाँ पे हमने देखो इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया है। काफ़ी सिंपल है डेरिवेशन, ज़्यादा कठिन नहीं कराया मैंने। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते ही हमें ये कुछ टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहे हैं, कुछ टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो तुम देख ही रहे हो। और कैंसिल आउट होने के बाद हमें जो मिल रहा है वो ये देखो, ये वेलोसिटी हमें मिल जाती है, ये हमें वेलोसिटी की इक्वेशन मिल जा रही है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है यार, चलो इसको भी अंडरलाइन कर दूँ, इम्पॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका ले लिया होगा तुम लोगों ने। चलो अब देखो, अब इसकी इक्वेशन 5th है ये। इस इक्वेशन का यूज़ करने के साथ ही साथ, अगर मैं इस इक्वेशन का यूज़ करूं और इक्वेशन 3 जो मैंने तुम लोग को एंगुलर मोमेंटम और बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट को इक्वेट करा के बनाई थी, उसका यूज़ करने के बाद हमारे पास आर की वैल्यू यार ये आ जाती है। देखो काफ़ी सरल तरीके से समझाया हुआ है, मैंने कराया हुआ है, एनसीईआरटी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, तो इसलिए मैंने किया भाई, ये जो इन्होंने किया है, बस मैंने उन्होंने थोड़ा उसकी थ्योरी व्योरी जो थोड़ा इधर उधर उनका कंटेंट है, तो उन्होंने मिला के काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, वो मैंने निकाल दिया यार। तो यार ये जो इक्वेशन है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में कई बार लगती है, कितनी बार लग जाती है ये इक्वेशन क्या बताऊँ। और उसके बाद ये भी काफ़ी न्यूमेरिकलिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने दरअसल क्या किया है, यहाँ पे मैंने जितनी भी इक्वेशन में जितनी भी वैल्यूज़ है ना, उन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करी है, यहाँ पे n की वैल्यू पुट करी, h की करी, ε0 की, सबकी वैल्यू करने के बाद, और n की वैल्यू मैंने पुट कर दी 1, यानी मैंने फर्स्ट ऑर्बिटल का कि फर्स्ट ऑर्बिट की
रेडियस निकालने के लिए मैंने ये किया और यहाँ पे मुझे ये रेडियस देखो मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये रेडियस मिली है और ये देखो यही मैं बताना चाहता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को यार तुम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पे काफ़ी बार तो डायरेक्टली क्वेश्चन में आ जाता है, एक नंबर में आ सकता है तुम लोगों के, कि अब तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चलने लगे तो उसमें तो आता ही है कि फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्बिटल की रेडियस बताओ। और उसके बाद भी यार इसका देखो तुम्हें यूज़ क्या है। तो मैं यार किसी भी अगर मान लो, देखो मैं नीचे लेके आता हूँ तुमसे, अगर एक सेकेंड वो जूम आउट करो, तुमसे पूछ दे कि जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो यार कि मान लो तुमसे कह दिया कि हाइड्रोजन के थर्ड, मान लो फिफ्थ ऑर्बिटल की रेडियस बता दो, कैलकुलेट कर दो। एक नंबर में आ गया, 2 नंबर में आ गया, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना, सीधा तुमको यार वो याद रखना है कि उसकी फर्स्ट ऑर्बिट की कितनी रेडियस थी। तो इसके लिए तुम बस सीधा आओ और रुको एक सेकेंड, तो इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ। चलो ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ कुछ क्वेश्चन को। यार देखो आंसर यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं। देखो तुमको पता है कि A0 है, अगर यहाँ पे दरअसल n इंटू, क्योंकि देखो 1 से मल्टीप्लाई इंटू 0.52 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ना, ये जो मैंने तुम्हें इक्वेशन दिखाई हुई है ये वाली, ये दरअसल यहाँ पे अगर तुम n की वैल्यू 1 रखते हो तो भी आएगी, अगर तुम n की वैल्यू कुछ नहीं भी रखते हो तो यहाँ पे तुम इसको और मॉडिफाई कर सकते हो, इनटू n करा सकते हो, ठीक है। ओके, ये देखो अब ये कंप्लीट है यार, इसको तुम लोग एक बार देख लेना। n की वैल्यू 1 रखने पे भी तो ये आएगी, तुम लोग पता ही है। यहाँ पे इंटू 1 से तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, इंटू n करा दो, ठीक है। यहाँ पे अब ये कंप्लीट है। इसका यार स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं यार, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, ले लिया होगा तुम लोगों ने, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वो जो क्वेश्चन करता है वो करा देता हूँ। अब तुमको यार पता है कि यहाँ पे अब तुमसे पूछा है कि n = 5, तो तुम्हें सीधा क्या करना है, A5 बताना है, तो n की जगह 5 रख देना है, इंटू 0.52 इंटू 10⁻⁻10, बस इसका मल्टीप्लाई कराओगे, एक सेकेंड, इसका मल्टीप्लिकेशन कराओगे तुम्हें सीधा मिल जाएगा आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस तरह कई क्वेश्चन बन जाते हैं, सैकड़ों सवाल पूछे जाते हैं, इस पर कितने क्वेश्चन आते हैं कि इसकी रेडियस बताओ उसकी। अब देखो इससे तुम रेडियस निकाल सकते हो उसके ऑर्बिट की, उस ऑर्बिटल की वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, ये इक्वेशन मैंने तुम्हें बता दी थी, ठीक है। बाकी सीधा रेडियस का यूज़ करके भी तुम वेलोसिटी निकाल सकते हो। आगे तो यार एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ और आती है, एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, किसी भी ऑर्बिटल, पार्टिकुलर ऑर्बिटल में कितनी एनर्जी होगी। यहाँ से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का फार्मूला भी निकलता है, तो ठीक है, एनर्जी को अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। चलो यहाँ पे एनर्जी निकाल लेते हैं। तो यार जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो, देखो ये वाला वीडियो देख लेना, मैं डाल चुका हूँ पहले एटम्स की एक्सप्लेनेशन में। इस वीडियो में हमने ये पढ़ा था, यार पहले वाले वीडियो हमें ये समझ में आता है कि जो रदरफोर्ड वाले मॉडल मैंने बनाया हुआ है उससे हमें मिलता है कि टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इज़ गिवन बाय दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें एक दी थी रदरफोर्ड ने, किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी, किसी भी एटम की एनर्जी के लिए टोटल एनर्जी कितनी होगी। इस इक्वेशन का ही हम लोग यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे जो रेडियस है ना, ये उन्होंने रखी थी एटॉमिक रेडियस, ठीक है। पर हम यहाँ पे क्या रखने वाले हैं, हम यहाँ पे सीधा एक काम करने वाले हैं कि हम यहाँ पे एटॉमिक रेडियस की जगह पे हम यूज़ करने वाले हैं ऑर्बिटल रेडियस की, ठीक है। ऑर्बिटल रेडियस हम यहाँ पे रख देंगे और इससे निकालेंगे किसी भी ऑर्बिट में, पार्टिकुलर ऑर्बिट में क्या एनर्जी होगी। तो देखो ये मैंने डिराइव कराई दिया है कि ये कैसे आई थी। इस इक्वेशन का यूज़ करके ये रेडियस हमने यहाँ पे रख दिया है और हमें टोटल एनर्जी, इस इक्वेशन को मैंने इसमें रखा आर की जगह मैंने यहाँ पे पुट आउट किया है इस इक्वेशन को, ठीक है। इस पे रखते ही मुझे
सॉल्व करने के बाद सीधा ये मिल जाती है। सॉल्व करो देखो मैंने उसमें दिखाया नहीं, तुम लोग कर ही लोगे, इतना तो कर ही सकते हो। ये इक्वेशन तुम्हें मिल जाती है। अब ये इक्वेशन इतनी बार यूज़ होती है, अब क्या बताऊँ यार। इस इक्वेशन में तुम्हें किसी भी ऑर्बिट का यूज़ होगा, तुम्हें ये देखो ये वैल्यू तो यार एक कांस्टेंट होती है, आगे मैंने इसको सॉल्व किया हुआ। केवल एन स्क्वायर की वैल्यू को रखते हुए तुम हर ऑर्बिट की रेडियस टोटल एनर्जी निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो मैंने क्या किया है, इन सभी की वैल्यू मैंने क्या किया, अब तुम लोगों को आसान बनाने के लिए इन सभी की वैल्यू एनसीईआरटी में से इसी तरह दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने थोड़ा आसान किया है इसको एनसीईआरटी से। इन सभी की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी है इस इक्वेशन में। इन सभी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद मुझे ये वैल्यू मिल जाती है। यानी कि यार ये देखो ये जो इक्वेशन है ना, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट यार। अधिकतर न्यूमेरिकल इसी से बन के आ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है यार। इसमें तुम देखो कितनी इंपॉर्टेंट, तुम खुद दो, तुम्हें बस ये वैल्यू याद करनी है। 2.18 माइनस का 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल अपॉन तुम्हें याद रखना एन स्क्वायर। एन की वैल्यू 1 रखोगे पहले ऑर्बिट की टोटल एनर्जी आ जाएगी, 2 रखोगे दूसरे की आ जाएगी, इन्फिनिटी रखोगे लास्ट ऑर्बिट की आ जाएगी। ठीक है। अब यार दरअसल होता क्या है कि अक्सर हमसे सीधा इस तरह से नहीं पूछता सवाल, जूल में नहीं पूछता, दरअसल वो इलेक्ट्रोवोल्ट में पूछता है एनर्जी। तो उसके लिए मैंने देखो इलेक्ट्रोवोल्ट निकालने के लिए मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के न्यूमेरिकल वैल्यू से डिवाइड किया। यहाँ पे अगर मैं 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करा दो तो मुझे ये मिल जाता है। और इसी का यूज़ करके हज़ारों न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इसी पे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको यार तुम लोग, मैं बोल रहा हूँ एक बार स्क्रीनशॉट तो ले लो, इसको तुम नोट्स बना लेना। नोट्स बनकर तुम्हें बहुत कम ही चीज़ की मैं नोट्स बनवा रहा हूँ, अब बस इसका जरूर नोट्स बनवा लेना। और यार एक वो वाले जो ऑर्बिटल, ये टोटल एनर्जी नहीं तुम छोड़ दो, इसका यार इसका भी बना लेना। एक सेकेंड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो फिर। तो यार देखो यहाँ एनसीईआरटी में तुम लोग को दिखा देता हूँ। ये देखो इन्होंने इसी तरीके से इन दोनों इक्वेशन को इन्होंने इक्वेट किया हुआ है एनसीईआरटी ने, और इससे जाने के बाद उन्होंने वी की वैल्यू निकाली है। थोड़ी सी देखो हम लोग की वी की वैल्यू से थोड़ी सी इनकी अलग आ रही है, और इसके बाद उन्होंने इसी को कंबाइन करके वी की वैल्यू ये निकाली। देखो ये हम लोग की सेम आ रही है, यहाँ पे इक्वल होगा। यहाँ पे 4πε0 लगाना भूल गए थे ये यार, यहाँ पे दिखा देता हूँ 4πε0। ठीक है, उसे इन्होंने देखो आर की वैल्यू भी देखो वही निकाली यार जो हम लोग निकाल चुके हैं, एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन 2π यहाँ पे होगा। ये 4 लिखा है ना ऊपर, इसलिए और ऊपर ε0 लगेगा। तो तुम उससे पढ़ दो काम, मैं सही बता रहा हूँ, वो काफ़ी अच्छे नोट्स हैं वो, मैंने उसे इसी को पढ़ के मैंने वो बनाए हुए हैं, पर उन्होंने मैंने कुछ थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करी है। उसके बाद देखो मैंने तुम्हें ये सब बता ही चुका हूँ। फिर टोटल एनर्जी में आ जाओ, देखो ये भी मैं तुम्हें तसल्ली के लिए दिखा देता हूँ तुम लोगों को कि कुछ भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं लिया है मैंने। ये देखो ये मैंने तुम लोगों को बताई थी इक्वेशन, और ये गौर करो ये भी देखो तुम लोगों को बताया था मैंने, जूल में एनर्जी निकालना अभी। और उसके बाद एटॉमिक एनर्जी ऑफन, देखो मैंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाली जाती है एनर्जी ऑफन। ठीक है, अक्सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही यूज़ किया जाता है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल को इक्वल होता है। उससे मैंने देखो यहाँ पे भी यही चीज़ मैंने बताई तुम लोग को, इससे डिवाइड करा यहाँ पे, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाती है। अब यहाँ से तुम लोग थ्योरी पार्ट शुरू होता है, तो अब मैं आगे यहाँ से थ्योरी एनसीईआरटी से समझाता हूँ, जैसा मैंने बताया ही है। नेगेटिव साइन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग। अब यहाँ पे यार तुम लोगों को एक क्वेश्चन आएगा माइंड में कि यार यहाँ निगेटिव साइन क्यों ले रहे हैं। तो निगेटिव साइन यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो न्यूक्लियस से जुड़े हुए हैं, यानी कि तुम्हें यहाँ पे जो यहाँ एक सेकंड यहाँ नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने तुम लोगों को ये इक्वेशन देखो बताई थी, E = -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, इसका मतलब यार क्या है ना कि अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 रख दें थोड़ी देर के लिए, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए। अगर तुम्हें कोई भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिटल में उससे अगर तुम्हें बाहर निकालना है, वो इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को अगर तुम बाहर निकालना चाहते हो, तो तुम्हें इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। E = -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट सप्लाई करेगी। यहाँ माइनस साइन ये दिखा रहा है तुम्हें एनर्जी सप्लाई देनी पड़ेगी उसको बाहर निकालने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यार। एनर्जी विल बी जस्ट, हाँ देखो बस यही देखो, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है, रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम। चलो द डेरिवेशन इक्वेशन,
अच्छा देखो, यहाँ पे मैंने अपने पिछले वीडियो में, अगर तुमने नहीं देखा तो जाके देखना जरूर, बोहर्स मॉडल मैंने बताया हुआ है कि जो हमारा जो ऑर्बिटल होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, वो सर्कुलर माने जाते हैं, जैसा कि इन्होंने बताया है कि, और जो सर्कुलर होते हैं, और जो हमारे वो होते हैं ग्रेविटेशनल यानी अर्थ प्लैनेट वाले होते हैं, वो जनरल एलिप्टिकल होते हैं। अब ये गड़बड़ है, तो इन दोनों में ये जो इक्वेशन है ना, ये हम ये मान रहे हैं कि उनके लिए भी होल्ड कर रही है, किनके लिए, प्लैनेट्स के लिए भी होल्ड करेगी। और इसको जर्मन फिजिसिस्ट एर्नॉट समरफेल्ड ने बताया था कि अगर हम सर्कुलर ऑर्बिट का रिस्ट्रिक्शन निकाल देते हैं तो भी एलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए भी ये कंटिन्यू रहेंगे, यानी कि इन इक्वेशन को हम, यार देखो, इन इक्वेशन को एटॉमिक, यानी कि यहाँ केवल एटम इतना छोटा है, उससे निकल के हम यूनिवर्स में अप्लाई कर सकते हैं।